बच्चों, हम इस इतिहास की वीडियो में आज हम नए सामाजिक और राजनीतिक समूह के बारे में बात करेंगे। इसके अंतर्गत हम देखते हैं किस प्रकार से 700 और 1750 के बीच हजार वर्षों के दौरान इतिहासकारों को भारी चुनौतियों का सामना करना पड़ा। ये भारी चुनौतियाँ क्या थीं कि समाज में बहुत तेज़ी के साथ आर्थिक, राजनीतिक और सामाजिक परिवर्तन हो रहे थे। पूरे काल में बड़े पैमाने पर अनेक तरह के परिवर्तन हुए। इस काल में अलग अलग समय पर नई प्रौद्योगिकी का विकास हुआ, जैसे कि सिंचाई में रहट, कताई में चरखे और युद्ध में आग्नेय अस्त्र जैसे बारूद वाले हथियारों का भी इस्तेमाल हुआ। इस महाद्वीप में नई तरह का खान पान की व्यवस्था भी आई, जैसे आलू, मक्का, मिर्च, चाय और कॉफ़ी का प्रयोग मानव करने लगा और इनका उत्पादन भी शुरू हुआ। नई प्रौद्योगिकी और फसलें इन लोगों के साथ बड़े परिवर्तन लाए। इस युग में लोगों की गतिशीलता एक स्थान से दूसरे स्थान पर आने जाने के कारण बढ़ी। गतिशीलता का कारण था कि लोग अवसर की तलाश में एक स्थान से दूसरे स्थान पर जाते थे। इस महाद्वीप में अपार संपदा ने अपना भाग्य गढ़ने के लिए संभावनाएं मौजूद थी। इस काल में हम देखेंगे कि किस प्रकार से एक समुदाय जो राजपूत था, जिसको हम राजपुत्र, राजा का पुत्र कहते थे, 18वीं शताब्दी से 14वीं शताब्दी के बीच यह नाम आमतौर पर योद्धाओं के लिए प्रयुक्त होता था। योद्धाओं में क्षत्रिय वर्ग के लोगों का दावा करते थे, परंतु राजपूत शब्द के अंतर्गत केवल राजा और सामंत ही नहीं थे, बल्कि वे और लोग भी थे जो सेनापति और सैनिक के रूप में इस पूरे उपमहाद्वीप में अलग अलग शासकों की सेनाओं में सेवारत थे। और कवि चारण जो लोग होते थे, इन लोगों की गतिविधियों का, इन लोगों के शौर्य का, इन लोगों के पराक्रम का स्वामी भक्ति के साथ गुणगान करते थे और राजनीतिक दृष्टि से महत्वपूर्ण हासिल करने के लिए इन अवसरों का लाभ मराठा, सिख, जाट, अमोक और कायस्थ आदि समूहों ने भी उठाया। इस पूरे काल के दौरान क्रमशः जंगलों की कटाई हो रही थी। जंगलों की कटाई का मुख्य कारण था, इस समय जैसे जैसे तकनीकी का विकास हुआ, लोग खेती करना शुरू कर दिए और इस खेती करने के परिणाम स्वरूप लोगों ने जंगलों को बहुत भी तेज़ी के साथ काटना शुरू किया और यह परिवर्तन अनेक कारणों से पर्यावास में परिवर्तन वनवासियों को मजबूर कर दिया और वह उन्हें स्थान छोड़ना पड़ा। कुछ और वनवासी ज़मीन की जुताई करने लगे और धीरे धीरे ये वनवासी कृषक हो गए। कृषकों के भी नए समूह क्षेत्रीय बाजार जैसे मुखिया, पुजारी, मठों और मंदिरों के से प्रभावित हुए और वे बड़े और जटिल समाज के अंग बनते गए। उन्हें कर चुकाने पड़ते थे। स्थानीय मालिक वर्ग को बेगारी करनी पड़ती थी। बेगारी का मतलब यह है कि वहाँ वे कार्य करते थे, लेकिन इस कार्य के बदले में किसी प्रकार की मजदूरी उन्हें प्राप्त नहीं होती थी। परिणाम स्वरूप किसानों के बीच आर्थिक और सामाजिक अंतर उभरने लगे। कुछ के पास ज़्यादा ज़मीन हो गई, कुछ के पास ज़मीन नहीं थी, कुछ पशुपालन करते थे, कुछ बेगारी करते थे। अर्थात समाज में इन किसानों में अंतर बढ़ने लगा। लोग जातियों और उपजातियों में बंटने लगे। अब ये दर्जे अस्थायी नहीं थे। किसी जाति विशेष के सदस्यों के हाथों में केवल सत्ता, प्रभाव और संसाधनों का नियंत्रण था। इसके आधार पर उनके दर्जे बदलते रहते थे। एक ही जाति का किसी क्षेत्र में 2 दर्जा हो सकता था, किसी क्षेत्र में कोई और दर्जा हो सकता था। अर्थात इनकी संपदा, इनकी आर्थिक गतिविधि, इनकी व्यवस्था के ऊपर होता था कि इनका प्रभाव समाज में कैसा था। अपने सदस्यों के आधार
व्यवहार का नियंत्रण करने के लिए जातियां स्वयं नियम बनाती थी। इन नियमों का पालन जाति के बड़े बुजुर्गों की एक सभा करवाती थी और कुछ इलाकों में जाति पंचायत कहा जाता था। लेकिन जातियों को अपने निवास के गांवों के रिवाजों का पालन भी करना पड़ता था, जो कि जाति पंचायत द्वारा निर्धारित किया जाता था। इसके अलावा कई गांवों पर मुखियाओं का शासन होता था। मिल मिलाकर ये सभी एक राज्य की इकाई करते थे। और अब हम देखेंगे कि किस प्रकार से क्षेत्र और साम्राज्य का ये विभाजन होता है। चोल, तुगलक, मुगल जैसे बड़े बड़े राज्यों, जिसका हम अध्याय 2, अध्याय 3, अध्याय 4 में अध्ययन करेंगे, राज्यों के अंतर्गत कई सारे क्षेत्र आते थे। दिल्ली के सुल्तान गयासुद्दीन बलबन, जो कि 1266 से लेकर 1287 की प्रशंसा में एक प्रशस्ति पत्र लिखा और यह विशाल साम्राज्य के बारे में बताया गया, जो कि एक चित्र के माध्यम से यह दिखाया गया है। अब हम देखेंगे कि भाषा और क्षेत्र भी जो है यह भी महत्वपूर्ण इस समय था। अब भाषा क्षेत्र के आधार पर 1700 तक क्षेत्र के अनेक भौगोलिक आयाम तय कर चुके थे। अपनी सांस्कृतिक विशिष्टता स्पष्ट हो गई थी और बहुत से राज्यों को काफ़ी टकराहटें होती थी। कभी कभी चोल, खलजी, तुगलक, मुगल जैसे राजवंश अनेक क्षेत्रों में फैल कर एक विशाल साम्राज्य खड़ा करते थे। और उदाहरण के लिए जिसको हम अध्याय 3 और अध्याय 4 की तालिका में देखेंगे। 18वीं शताब्दी में मुगल वंश के पतन के ढलान पर था। फलस्वरूप क्षेत्रीय राज्य, जैसे जैसे मुगल वंश का पतन होता गया, क्षेत्रीय राज्य धीरे धीरे उभरने लगे। लेकिन वर्षों से जो सर्व क्षेत्रीय साम्राज्य का शासन चल रहा था, उसके क्षेत्रों की प्रकृति बदल गई। उन पर छोटे छोटे राज्यों का शासन चलता था और उन राज्यों को बहुत सी बातों के लिए उपमहाद्वीप के अधिकतर भाग पर फैले इन क्षेत्रों की विरासत में मिली थी। इस पर पता नहीं, कई परंपराएं से पता लगता था उस क्षेत्र में उभरी थी। इन परंपराओं में कुछ एक दूसरे की भिन्न भिन्न और एक समान थी। ऐसी परंपराएं हमें प्रशासन, अर्थव्यवस्था, प्रबंधन, उच्च संस्कृति और भाषा संस्कृति के रूप में मिलती हैं। 700 से लेकर के 1750 के बीच 1000 वर्षों के विभिन्न क्षेत्रों में प्रकृति एक दूसरे से कटकर अलग अलग नहीं पनपी थी। हालांकि उनकी अपनी विशेषताएं एक दूसरे से मिली जुली थी। पुराने और नए धर्म क्या थे, इसमें हम देखेंगे कि इतिहास के इन 1000 वर्षों की पड़ताल हम करते हैं, जिसके दौरान धार्मिक परंपराओं के बारे में हम बताते हैं। लोगों की आस्था कभी कभी बिल्कुल वैयक्तिक स्तर पर होती थी, मगर आमतौर पर कुछ आस्था सामूहिक होती थी। किसी दैविक महत्व की सामूहिक आस्था यानी धर्म प्रायः स्थानीय समुदायों के सामाजिक और आर्थिक संगठन से संबंधित होती थी। जैसे जैसे इन समुदायों का सामाजिक संसार बदलता गया, वैसे वैसे इनकी आस्थाओं में भी परिवर्तन होता गया। हम देखते हैं कि हिंदू धर्म में इसी युग में महत्वपूर्ण बदलाव आया। इस परिवर्तन में कुछ है नए देवी देवताओं की पूजा, राजाओं द्वारा मंदिरों का निर्माण होने लगा, समाज में पुरोहितों के रूप में ब्राह्मणों का महत्व भी बढ़ता गया। संस्कृत ग्रंथों के ज्ञान के कारण समाज में ब्राह्मणों का बड़ा आदर होता था। इनके संरक्षक थे नए नए शासक, जो स्वयं प्रतिष्ठा की चाह में थे। इस संरक्षकों का समर्थन होने के कारण समाज में इनका दबदबा ब्राह्मणों का बढ़ता गया। अब हम देखेंगे कि इस युग में महत्वपूर्ण परिवर्तन भक्ति की अवधारणा में भी हुआ कि इस कल्पना एक ऐसी कुछ ऐसे लोग थे जो कि ईश्वर से केवल प्रेम के द्वारा भी भक्ति मार्ग में पहुंच सकते थे। यहाँ तक कि जिसे महाद्वीप में नए धर्मों का आगमन हुआ, कुरान शरीफ का संदेश भारत की 7वीं सदी में व्यापारियों अप्रवासियों के जरिए पहुंचा। मूल्यवान कुरान शरीफ ने अपना धर्म ग्रंथ मानते हैं। केवल ईश्वर
अल्लाह की सत्ता को स्वीकार करते हैं। जिसका प्रेम, करुणा और उदारता के आधार पर व्यक्ति को गले लगाता है, उस व्यक्ति की सामाजिक पृष्ठभूमि कुछ भी हो, चाहे वह अमीर हो चाहे वह गरीब हो। कई शासक इस्लाम और उनके विद्वान धर्मशास्त्रियों और न्यायशास्त्रियों और उलेमाओं के संरक्षक थे। हिंदू धर्म की भांति इस्लाम के अनुयायियों भी अपने अलग अलग तरह की व्याख्या करते थे। मुसलमानों में उनके पैगंबर साहब थे जिनकी ये नेता मानते थे, कुछ सुन्नी थे और जो खलीफाओं को प्रमुख रूप से स्वीकार करते थे। फिर अब हम देखेंगे कि समय और इतिहास को कैसे कालखंडों के आधार पर बांटा गया। शुरू में हम इतिहास को हिंदू, मुसलमान और अन्य रूपों में बांटते हैं। हिंदू, मुस्लिम और ब्रिटिश के रूप में मानते हैं, जिसमें कि हम यह देखेंगे कि यह बंटवारा जो था वह धर्म के एकमात्र महत्वपूर्ण ऐतिहासिक परिवर्तन के आधार पर था, जो कि जिसमें कि अर्थव्यवस्था, समाज और संस्कृति को महत्व नहीं दिया गया था। अतः यह जो कालखंड का विभाजन हुआ था, हिंदू, मुसलमान और ब्रिटिश, यह कालखंड यह इतिहासकारों द्वारा स्वीकार नहीं किया गया। बाद में इतिहासकारों ने इतिहास को विभिन्न कालखंडों में बांटा, जिसे हम मध्यकालीन इतिहास, आधुनिक इतिहास और प्राचीन इतिहास के रूप में जानते हैं। अब हम देखेंगे कि किस प्रकार से, और यह क्या था, यह जो है इतिहास का बंटवारा जो प्राचीन, मध्यकालीन और आधुनिक इतिहास के बारे में बताते हैं। इसमें जो है लोगों के समाज, अर्थव्यवस्था, संस्कृति आदि को ध्यान में रखते हुए इस कालखंड को बांटा गया है और यह वर्तमान समय तक बिल्कुल सर्वमान्य है। अब हम इसमें ये देखेंगे कि किस प्रकार से यह जो है परिवर्तन होता है। आगे वाले चैप्टर्स में आने पर हम धीरे धीरे इसका हम विस्तार पूर्वक वर्णन करेंगे। धन्यवाद।